तो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट क्लास में रिएक्टेंस देखा था, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस। तो मैंने आपको समझाया था कि जो डीसी सर्किट है उसमें बात अलग है। उसमें अपन ने बोला था रेजिस्टेंस, है ना, वैसा यहां भी होता है रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस नहीं बोलते, सर्किट का क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। तो एसी सर्किट में मैंने आपको समझाया था कि 3 कंपोनेंट्स कनेक्ट रहते हैं, रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटर होता है, इंडक्टिव कॉइल होती है। ये एसी का सिंबल है, ये आर हो गया, ये सी हो गया, एल हो गया। तो रेजिस्टेंस होता है या कैपेसिटर होता है या इंडक्टिव कॉइल होती है। इनमें से कोई सिंगल 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 कनेक्ट होते हैं, या फिर कोई 2 कनेक्ट होते हैं, या फिर ऑल कनेक्ट होते हैं। जब सिंगल कंपोनेंट कनेक्ट रहता है तो सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस। जैसे केवल ओमिक रेजिस्टेंस है, या केवल ओमिक कैपेसिटर है, या फिर केवल इंडक्टिव कॉइल है, तो जो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस ना बोलकर रिएक्टेंस बोलते हैं। इसको अपन एक्स से डिनोट करते हैं। यदि केवल रेजिस्टेंस होगा तो एक्स आर लिखते हैं, या फिर आर भी लिखते हैं। यदि केवल कैपेसिटर होगा तो अपन एक्स सी लिखते हैं, और केवल इंडक्टिव कॉइल होगा तो एक्स एन लिखते हैं। तो व्हेन रेजिस्टेंस और इंडक्टिव कॉइल और कैपेसिटर connected in AC circuit, then equivalent resistance of circuit is called reactance. It is denoted by X and it is measured in ohms. That means the unit of reactance, it is ohm. Next, impedance. इनमें से कोई दो, when any two ohmic resistance or capacitor or ohmic resistance or inductive coil or capacitor and inductive coil or all components connected in AC circuit, then equivalent resistance of circuit is called impedance. It is denoted by Z and its unit is ohm. इसको भी ओम में मेजर करते हैं। तो फिर क्या डिफरेंस हुआ, रिएक्टेंस क्यों यूज कर रहे हैं, इंपेडेंस क्यों बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस क्यों नहीं बोल लिया। बच्चों, रेजिस्टेंस टर्म आपने यूज कर ली तो ये क्लियर हो गया कि सर्किट में डीसी है, डायरेक्ट करंट फ्लो कर रहा है, सेल करंट या बैटरी करंट। लेकिन आपने बोला रिएक्टेंस और एम्पिडेंस, तो ये क्लियर हो गया कि सर्किट में एसी फ्लो कर रही है। अब उसमें भी आपने रिएक्टेंस बोल दिया, तो मतलब इन तीनों में से कोई एक सिंगल कंपोनेंट कनेक्ट है। आपने इम्पीडेंस यूज कर लिया, मतलब इनमें से कोई दो या सब कनेक्ट है, तो ये डिफरेंस समझ में आता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, फेज डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। तो होता ही है बच्चों, अभी आप देखोगे धीरे धीरे तो आपको समझ में आएगा।
कुछ सर्किट ऐसे हैं जिनमें ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अपनी पीक वैल्यू पहले अटेंड करता है। ऐसे कौन से सर्किट हैं वो अभी हम देखेंगे। पर कुछ सर्किट ऐसे हैं जिसमें ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अपनी पीक वैल्यू पहले अटेंड करता है और ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी पीक वैल्यू बाद में अटेंड करता है। ऐसे सर्किट्स में वोल्टेज को बोलते हैं लीडिंग और करंट को बोलते हैं लैगिंग। लीडिंग एंड लैगिंग, कितना लीडिंग कितना लैगिंग ये डिपेंड करता है फेज डिफरेंस पर। ये फेज डिफरेंस क्या होता है मैं डिस्कस करने वाला हूं। है तो आखिर 11th में आपने पढ़ा था, पर फिर भी चलिए मैं बताऊंगा भी। पर कुछ ऐसी सर्किट ऐसे भी हैं जिनमें करंट अपनी पीक वैल्यू पहले अटेंड करता है और वोल्टेज अपनी पीक वैल्यू बाद में। ऐसे सर्किट्स में जिनमें करंट अपनी पीक वैल्यू पहले अटेंड करता है उनमें करंट को बोलते हैं लीडिंग और वोल्टेज को बोलते हैं लैगिंग। लेकिन कुछ सर्किट ऐसे भी हैं जिनमें ऐसा नहीं होता। वोल्टेज और करंट दोनों अपनी पीक वैल्यू सेम टाइम में अटेंड करते हैं, सेम टाइम में जीरो होते हैं, सेम टाइम में मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू अटेंड करते हैं। तो ना इसमें कोई लीडिंग होता है ना कोई लैगिंग होता है और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस बोलते हैं जीरो। तो बच्चों मुझे मालूम है कि यदि मैं इतनी बात कर रहा हूं तो आपको प्रॉब्लम जा रही है आप लोग को, ये सर हमको तो फेज ही नहीं पता है। फेज PHASE, ये यदि आपको नहीं पता है तो उसके पीछे आपका पढ़ाई करने का ढंग है। जब आपने 11th में वेव्स था तो जो आपका इग्नोर करने का जो मेथड है ना, इग्नोर करते आप अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या तो ये अपने आप को ये समझने लगते हैं हमको बन गया सब कुछ, या फिर इनको छोड़ दो इनको कर लो। फिर जब छोड़ना ही था और करना था तो फिर साइंस क्यों ले लिया आपने? जब साइंस ले ही लिया है तो फिर फुल स्टडी करो ना। ये अधूरी स्टडी का क्या मतलब है? जब आपने साइंस लिया तो पढ़ो, ढंग से पढ़ो, आपको बनना चाहिए सब। ये 11th में था वेव्स, वेव्स में फेज टर्म यूज हुई थी। अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज फेज, तो फेज की डेफिनेशन बनती है द फिजिकल क्वांटिटी which shows the position and direction of motion of particle is called phase. फेज ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी पार्टिकल की पोजीशन और उसके मोशन का डायरेक्शन बताती है। देखो यहां पर जब वेव्स था तो वेव्स में ये इस तरीके से आपने ट्रांसवर्स वेव्स देखी थी। ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका ऑसिलेशन वेव प्रोपगेशंस के परपेंडिकुलर होता है। किसी वक्त कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो अपनी मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन में होते हैं। ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। और कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो अपनी मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन में होते हैं, उनको बोलते हैं हम ट्रफ। अब यहां से मान लीजिए वेव जनरेट होना स्टार्ट हुई है और इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर इस डायरेक्शन में हो रहा है
लेकिन पार्टिकल का ऑसिलेशंस वेव प्रोपगेशंस के परपेंडिकुलर हो रहा है। ये क्रेस्ट इनको बोला जाएगा इन सेम फेज। ये क्रेस्ट को बोला जाएगा इन सेम फेज। ये ट्रफ और इस ट्रफ को बोला जाएगा इन सेम फेज, क्योंकि क्रेस्ट जो है वो सेम पोजीशन में है, ट्रफ वो भी सेम पोजीशन में है। तो क्रेस्ट और क्रेस्ट को बोलेंगे इन सेम फेज, इस ट्रफ और इस ट्रफ को बोलेंगे इन सेम फेज। लेकिन ये क्रेस्ट और ट्रफ को बोलेंगे इन अपोजिट फेज। क्यों बोलेंगे अपोजिट फेज? क्योंकि वो जो क्रेस्ट है वो अपनी मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन में है और ये ट्रफ अपने मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन में है। इसके बाद ये क्रेस्ट जो है वो डाउनवर्ड आने वाला है नीचे, और ये ट्रफ जो है वो ऊपर जाने वाला है। इसके मोशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा और इसके मोशन का डायरेक्शन अपवर्ड होगा। ऐसा ही ये वाला ट्रफ भी करेगा, ये भी अपवर्ड जाएगा। मतलब इनका काम करने का तरीका एक सा है, इसलिए ये सेम फेज, और इन दोनों का काम करने का तरीका एक सा है, या दोनों का मोशन जो होने वाला है वो सेम होने वाला, डायरेक्शन ऑफ मोशन ये सेम है, डाउनवर्ड जाएंगे। अब तो क्रेस्ट को बोलेंगे इन सेम फेज, ट्रफ को बोलेंगे इन सेम फेज। फेज मतलब पोजीशन बता रहा है या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। यदि मैं बोलूंगा आपसे कि इस क्रेस्ट और इस क्रेस्ट के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये अपनी जिस पोजीशन पर पहुंचा है, इस पार्टिकल को इसी पोजीशन में पहुंचने के लिए एनर्जी को कितना फेज डिफरेंस लगा। तो जैसे कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करती है, ए पर है और फिर उसके बाद यहां गई जस्ट अपोजिट पोजीशन पर, तो यहां पर पार्टिकल का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा ऐसा हो, वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा कैसा होता है? टेंजेंशियल। और जब यही पार्टिकल यहां जाएगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा होगा, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, पोजीशन भी अपोजिट है, मतलब इसको और इसको हम बोलेंगे इन अपोजिट फेज। लेकिन जब यही पार्टिकल पूरा रिवॉल्यूशन करके यहां पहुंच जाएगा सेम पोजीशन पर, तो फिर इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन यही होगा। तो आप क्या बोलेंगे? इन सेम फेज। और इसमें फेज डिफरेंस कितना हुआ? तो आप बोलोगे 2 पाई 360 डिग्री, 2 पाई रेडियंस सेम पोजीशन में पहुंचने के लिए। एक और रिवॉल्यूशन हो जाएगा और कितना फेज डिफरेंस आ जाएगा? 4 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। जब ऐसे फेज डिफरेंस होते हैं तो पार्टिकल सेम पोजीशन पर होता है। लेकिन जब ऐसा है पाई, जैसे यहां से यहां पहुंचा तो फेज एंगल कितना बना? 180 डिग्री, मतलब पाई रेडियन। तो आप क्या बोलोगे? अपोजिट फेज। फिर इसी पोजीशन में नेक्स्ट कब पहुंचेगा? जब 2 पाई और रिवॉल्यूशन कर लेगा, मतलब टोटल कितना? 3 पाई। ये पाई उसके बाद पूरा 1 रिवॉल्यूशन करेगा तो फिर यहां पहुंच जाएगा। तो जो पहले ट्रफ था फिर वापस सेकंड ट्रफ बनने में तो नो डाउट फेज डिफरेंस कितना हुआ? 2 पाई। पर इस पोजीशन से यदि हम बताएं यहां पर तो कितना एंगल बनाना पड़ा उसको? पाई। फिर वापस यहां पर कितना? 2 पाई और, मतलब 3 पाई। तो जब ऐसी पोजीशन होती है कि फेज डिफरेंस पाई होता है,
3 पाई होता है, 5 पाई होता है, तो पार्टिकल्स होते हैं इन अपोजिट फेज। लेकिन जब फेज डिफरेंस कैसा होता है 2 पाई, 4 पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, तो फिर हम लोग पार्टिकल को बोलते हैं इन सेम फेज। तो ये है बच्चों फेज का कॉन्सेप्ट, क्योंकि फेज का कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। जब सेम पोजीशन में होते हैं तो सेम फेज, और अपोजिट पोजीशन में होंगे तो फिर अपोजिट फेज। तो सेम फेज के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और अपोजिट फेज होने के लिए क्या होना चाहिए? पाई, 3 पाई, 5 पाई, 8 पाई, सॉरी, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। अब मैं आपको बता रहा था कि कुछ एसी सर्किट ऐसे हैं जिनमें वोल्टेज अपनी पीक वैल्यू पहले अटेन करता है। यहां फर्स्ट कंडीशन इफ फाई इज इक्वल टू 0। कुछ सर्किट ऐसे होते हैं जिनमें फेज डिफरेंस 0 होता है। फेज डिफरेंस 0 का मतलब है कि जिस वक्त वोल्टेज और करंट दोनों एक साथ स्टार्ट होंगे, दोनों एक साथ अपनी पीक वैल्यू अटेन करेंगे। आपको ये तो समझ में आ ही गया है कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग करंट दोनों साइनोसीडियल कर्व होते हैं। साइनोसीडियल, साइन कर्व के अकॉर्डिंग ग्रेजुअली वोल्टेज चेंज होता है, एक समय अपनी पीक वैल्यू अटेन करता है। ये जो ग्राफ बना है इससे हमको क्या पता चलता है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, वोल्टेज एट ए पर्टिकुलर टाइम, इसलिए अपन बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो कुछ सर्किट ऐसे होते हैं जिनमें वोल्टेज और करंट दोनों एक साथ स्टार्ट होते हैं, दोनों एक साथ अपनी पीक वैल्यू अटेन करते हैं, फिर दोनों एक साथ 0 होते हैं, फिर दोनों एक साथ अपनी नेगेटिव वैल्यू अटेन करते हैं, मैक्सिमम नेगेटिव, और फिर 0। तो जिन सर्किट में ऐसा होता है उनमें फेज डिफरेंस 0 होता है, ना कोई लीडिंग होता है और ना कोई लैगिंग। अब जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं, ढंग से पढ़ रहे हैं, समझ के पढ़ रहे हैं, तो उनको तो एकदम मेरी बात समझ में आ रही है कि जो अपर कर्व है, ऊपर वाला कर्व है, वो निश्चित रूप से वोल्टेज टाइम ग्राफ है, और जो लोअर ग्राफ है वो करंट टाइम ग्राफ है। क्योंकि मैंने समझाया था, आपने देखा था E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ ई नॉट क्या था? ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू, जिसको आप बोल रहे थे एम्पलीट्यूड, और पीक ईएमएफ, इसकी वैल्यू कितनी होती है? N इंटू बी इंटू ए इंटू ओमेगा। लेकिन फिर बाद में मैंने आपको बताया था आई नॉट क्या होगा? ई नॉट अपॉन आर। मतलब जब हम इस मैक्सिमम वैल्यू को किससे डिवाइड करेंगे? रेजिस्टेंस से, तब करंट की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो फॉर एग्जांपल ई नॉट की वैल्यू 100 है और आर की वैल्यू 2, तो नो डाउट ई नॉट 100 था, लेकिन आई नॉट कितना आएगा? 50। मतलब हमेशा जो आई नॉट है वो ई नॉट से कम होगा। करंट की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू से कम होगी।
ऐसा ही इंस्टेंटेनियस ईएमएफ और इंस्टेंटेनियस करंट के साथ भी होगा। इंस्टेंटेनियस करंट, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ से कम होगा। इसीलिए ये ग्राफ है, ऊपर वाला ग्राफ ये ईएमएफ टाइम ग्राफ होगा, और ये जो लोअर ग्राफ दिखा है वो करंट टाइम ग्राफ होगा। मतलब हमने यहाँ पर ईएमएफ, करंट और ये टाइम एक्सिस पर ये दोनों ग्राफ एक साथ ड्रॉ किए हैं। कुछ सर्किट ऐसे होते हैं जिनमें करंट और ईएमएफ एक साथ स्टार्ट होगा, एक सेम टाइम में अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, और दोनों एक साथ जीरो हो जाएंगे, फिर दोनों अपनी एक साथ सेम टाइम साइमल्टेनियसली मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू अटेन करेंगे। तो ऐसे कुछ सर्किट्स हैं, अपन आगे देखेंगे, जिनमें ऐसा होता है उनमें ना तो वोल्टेज लीडिंग है और ना ही करंट, तो इसलिए फेज डिफरेंस बोलते हैं जीरो। ऐसे सर्किट में यदि मैं आपसे पूछूं कि ईएमएफ इक्वेशन क्या होगा, तो आपका आंसर होगा ईएमएफ E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैं पूछूं करंट इक्वेशन क्या होगा, I इज इक्वल टू, तो आपको बोलना पड़ेगा I नॉट साइन ओमेगा टी। ऐसा इक्वेशन बनेगा। लेकिन बच्चों कुछ सर्किट ऐसे हैं जिनमें वोल्टेज E ये लीडिंग होता है और करंट जो है वो लैगिंग होता है। ऐसे कौन से सर्किट हैं वो अपन देखेंगे। तो इनमें मान लीजिए फेज डिफरेंस कितना है, 5। वोल्टेज करंट से 5 फेज एंगल बिफोर अपनी पीक वैल्यू अटेन कर ले रहा है। तो ग्राफ कैसा होगा इसमें, नो डाउट वोल्टेज स्टार्टिंग में कुछ वैल्यू लिया है, अपनी पीक वैल्यू पहले अटेन करेगा, और करंट जो है वो अपनी पीक वैल्यू बाद में अटेन करेगा। वोल्टेज मतलब अपर ग्राफ और करंट मतलब लोअर ग्राफ। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि आप वोल्टेज ने अपनी पीक वैल्यू पहले अटेन कर ली है और करंट ने अपनी पीक वैल्यू बाद में, इसलिए वोल्टेज लीडिंग कहलाएगा, करंट लैगिंग कहलाएगा। अब यदि मैं पूछूं आपसे कि यहाँ इक्वेशंस कैसे बनेंगे, तो आप बोलेंगे कि इफ E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। सपोज वोल्टेज का इक्वेशन ये है, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और मान लीजिए यहां पर वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस 5 है, तो फिर E का इक्वेशन क्या बोलोगे, E नॉट साइन ओमेगा टी, तो फिर करंट का इक्वेशन होगा I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। ऐसा इक्वेशंस होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर टाइम जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे ओमेगा टी की वैल्यू चेंज होगी, और इस तरीके से एंगल इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि टाइम तो रुकता नहीं, टाइम बढ़ेगा। तो जब टाइम इंक्रीज होगा तो ओमेगा टी भी इंक्रीज होगा। जब शुरू में टाइम जीरो था तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो साइन जीरो हो जाएगा। साइन जीरो मीन जीरो। फिर कुछ टाइम इंक्रीज होगा तो ओमेगा टी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ओमेगा टी इंक्रीज हो गया मतलब एंगल चेंज हो गया, मतलब साइन की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि आप सबको पता है जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो एक समय ऐसा आएगा कि यहां पर ये वैल्यू 90 हो जाएगी
साइन 90 बन जाएगा, साइन 91 होता है, ये 1 क्या होता है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा। जब ये मैक्सिमम होगा तो ई नॉट को जो मल्टीप्लाई कर रहा है प्रोडक्ट भी मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब ईएमएफ अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा। जिस वक्त ईएमएफ अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा उस वक्त करंट की वैल्यू मैक्सिमम नहीं होगी, क्योंकि जब ये 90 होगा तो यहाँ भी 90 बनेगा, ओमेगा टी मतलब ये 90, ये भी 90, लेकिन आगे क्या लिखा -5, मतलब कुछ एंगल कम हो जाएगा, मान लीजिए फाई की वैल्यू 10 डिग्री, ये 90 - 10 मतलब 80 हो जाएगा। तो जिस वक्त ये 90 रहेगा उस वक्त ये 80 हो गया। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू, क्योंकि आपको मालूम है स्मॉल एंगल्स के लिए साइन की वैल्यू कम होती है, ये कम रहेगा तो आई की वैल्यू कम रहेगी। इसीलिए जब ये ईएमएफ अपनी मैक्सिमम वैल्यू रखा है तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम नहीं है, कम है। फिर कुछ जैसे जैसे टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, फिर एक कंडीशन आएगी जब जाके पूरी वैल्यू क्या बनेगी, 90 बनेगी, तब करंट की वैल्यू क्या बनेगी, मैक्सिमम। अब बच्चों आप लोग को मालूम है कि एक जैसा मैंने ये बताया है वैसा ही यदि मैं बोलूं आपसे कि आप बोले नहीं सर ये ऐसा लिखेंगे, इफ E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, क्योंकि ईएमएफ अपनी पीक वैल्यू 5 फेस एंगल पहले अटेन कर रहा है, तो फिर करंट का इक्वेशन क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। जब यहाँ ओमेगा टी प्लस 5 होगा तो यहाँ ओमेगा टी, मतलब दोनों के बीच में फेस एंगल का जो डिफरेंस है वो 5 का रहेगा। देख के समझ में आ रहा है कि ईएमएफ इसको आप देख रहे हैं और इसको देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि वोल्टेज लीडिंग और करंट लैगिंग। यदि इन दो इक्वेशन को देखिए एकदम क्लियर हो रहा है कि वोल्टेज लीडिंग है और करंट क्या है, लैगिंग। वोल्टेज अपनी पीक वैल्यू पहले अटेंड करेगा और करंट अपनी पीक वैल्यू बाद में। इसके अलावा एक उल्टा बोले, कुछ सर्किट ऐसे होते हैं जिनमें करंट लीडिंग होता है। कौन से सर्किट ऐसे होते हैं वो तो देखेंगे अपन आगे, पहले ये चीजें सीख ले। और उनमें वोल्टेज जो है वो लैगिंग होता है, मतलब करंट अपनी पीक वैल्यू पहले अटेंड करता है और वोल्टेज अपनी पीक वैल्यू बाद में। ऐसा जिन सर्किट में होता है उनमें यदि हम लोग ग्राफ स्टार्ट करें तो ऐसा बनेगा। जब मैंने ये ग्राफ बनाया और यदि मैं आपसे पूछूं बताओ मुझे वोल्टेज टाइम ग्राफ कौन सा है, तो आपका आंसर तुरंत होना चाहिए सर अपर ग्राफ जो है वो वोल्टेज टाइम ग्राफ और लोअर ग्राफ जो है वो करंट टाइम ग्राफ। क्योंकि मैं बार बार समझा रहा हूँ वोल्टेज अपनी की पीक वैल्यू करंट की पीक वैल्यू से ज्यादा होती है। ये जो ग्राफ है वो वोल्टेज टाइम ग्राफ हो गया और ये जो ग्राफ हो गया करंट टाइम ग्राफ। अब यदि दोनों ग्राफ को देखो आप तो आपको क्लियर दिख रहा है कि करंट ने अपनी पीक वैल्यू पहले अटेन कर ली, क्योंकि ये टाइम एक्सिस है, टाइम कम टाइम पर ही इसने करंट ने अपनी पीक वैल्यू अटेन कर ली है, जबकि वोल्टेज ने अपनी पीक वैल्यू बाद में अटेन की। स्वाभाविक है कौन लीडिंग हो गया, करंट, और कौन लैगिंग है, ईएमएफ या वोल्टेज। यदि मैं आपसे यहां इक्वेशन पूछूं
मान लीजिए ईएमएफ और करंट दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है फाई, और अब यदि मैं इक्वेशन पूछूं इफ E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और पूछूं बताओ मुझे करंट इक्वेशन क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्यों? क्योंकि करंट लीडिंग है और वोल्टेज लैगिंग है, और फेज डिफरेंस पाई बताया। यदि 90 बोल देता तो आप क्या बोलते थे, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। इसका अपोजिट इफ E is equal to E naught sin ओमेगा टी माइनस फाइव, तो फिर I का इक्वेशन होता I नॉट साइन ओमेगा टी। इस तरीके से इक्वेशंस बनते। अब अभी तो मैंने केवल कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, पर अभी धीरे धीरे बच्चों आप लोग काफी अच्छा आपको समझ में आने लग जाएगा। थोड़ा सा ऑल्टरनेटिंग करंट शुरू में टफ लगता है, पर जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे आपको इजी लगेगा। तो अभी तो मैंने आपको समझाया है फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूं साइड में, क्योंकि आप लोग वीडियो के थ्रू नोट्स बना रहे हैं, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंट एसी सर्किट्स। फर्स्ट आर सर्किट। आर सर्किट बिल्कुल सिंपल जैसी हेडिंग है उसके अकॉर्डिंग, when only ohmic resistance connected in AC circuit, then circuit is called R circuit। मतलब इसमें केवल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, और ये होता है बच्चों एसी का सिंबल। तो आप लोग समझ लें, यहां पर यदि हम बोलते हैं E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, तो आप सबको पता है E इज इक्वल टू आई आर, और इसलिए आई आर यहां वैल्यू रख दी E नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब I इज इक्वल टू E नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी। आप सबको पता है V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V बाय आर। तो यहां पर लिखा है E नॉट बाय R मैक्सिमम ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ये क्या होगा, मैक्सिमम करंट होगा। तो हम यहां पर I नॉट E नॉट बाय R, तो इसका मतलब I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा लिख सकते हैं। E नॉट बाय R की जगह आई नॉट। अब तो आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो गई। बाय 1 एंड 2 आपको क्लियर दिख रहा है कि फेज डिफरेंस पाई क्या हो गया, 0 है ही नहीं। वोल्टेज इक्वेशन और करंट इक्वेशन को ध्यान दो, तो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, करंट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। E इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। E इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, करंट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी।
इसका मतलब है फेज डिफरेंस 0। मतलब ग्राफ कैसा होगा, आर सर्किट में वोल्टेज टाइम ग्राफ और ये करंट टाइम ग्राफ दोनों एक साथ अपनी पीक वैल्यू अटेंड करेंगे, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। यहां पर जो सर्किट का रेजिस्टेंस होगा उसको हम ओमिक रिएक्टेंस बोल सकते हैं, ओमिक रिएक्टेंस। हालांकि आर से डिनोट करते हैं उसको भी, तो आर इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आई नॉट, इसको हम बोलेंगे ओमिक रिएक्टेंस। इसको एक्स से ना बताकर केवल कैपिटल आर से बताते हैं। एक और बात बच्चों, इसमें वेक्टर डायग्राम्स ड्रॉ करने पड़ते हैं। तो ये वोल्टेज का ग्राफ वेक्टर है, तो ये करंट का होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे क्योंकि फेज डिफरेंस 0 आया है, ना कोई लीडिंग है और ना कोई लैगिंग। तो ये है आर सर्किट। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं एल सर्किट। तो बच्चों अब ये पहले देखा था आर सर्किट, नेक्स्ट एल सर्किट। सिंपल, when inductive coil connected in AC circuit, when only inductive coil connected in AC circuit, then circuit is called L circuit. अब यहां पर जब हम L सर्किट की स्टडी करेंगे तो हमको एक रिलेशन मालूम है, phi is equal to Li, इसका सपोर्ट लेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करो, ddt ऑफ phi ये जाएगा ddt ऑफ L इंटू आई। आप सबको पता है बाय फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाय dt, मतलब डी फाई बाय dt इज इक्वल टू माइनस C। तो इसलिए यहां हो जाएगा माइनस C, ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा di बाय dt। कुल मिलाकर E इज इक्वल टू माइनस L di बाय dt। अब I डिसाइड करो, लेट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t। क्योंकि आपको मालूम है AC में करंट ऐसी रहेगा, यहां सब्स्टिट्यूट करो, E इज इक्वल टू माइनस L dt ऑफ I, तो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा t। तो E इज इक्वल टू माइनस L इंटू I नॉट मैक्सिमम वैल्यू पीक वैल्यू कांस्टेंट कॉमन, dt ऑफ साइन ओमेगा t। यहां पर E इज इक्वल टू माइनस L इंटू I नॉट dt साइन ओमेगा t cos ओमेगा t इंटू ओमेगा।
तो E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ओमेगा एल इंटू आई नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी। यहां पर बच्चों ये माइनस साइन जो था वो डायरेक्शन बता रहा था। यदि हम चाहें तो इसको भी निग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्शन है और हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा। अब आप सबको पता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा ये भी कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा ये भी कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा ये भी कॉस थीटा। तो अभी मैं यहां पर 0 डिग्री, फिर ये 90, 180 ऐसे चलता है ना एंटी क्लॉकवाइज। तो 90 प्लस यूज करने वाला हूं, आगे जाएंगे पीछे नहीं, रिवर्स नहीं, 90 प्लस, इसलिए इसको यूज करने वाला हूं। 90 माइनस नहीं, वापस बैक नहीं जाना करूंगा। इसका मतलब मैं यहां जो cos ओमेगा टी लिखा है इसको लिखने जा रहा हूं ओमेगा इंटू एल इंटू आई नॉट, cos ओमेगा टी को लिखने जा रहा हूं साइन 90 प्लस ओमेगा टी। अभी मैंने समझाया ना साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा, तो cos ओमेगा टी को अपन लिख सकते हैं साइन 90 प्लस ओमेगा टी। इसका मतलब E इज इक्वल टू ओमेगा एल इंटू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब ये जो क्वांटिटी है बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं E नॉट। तो लेट E नॉट इज इक्वल टू ओमेगा एल इंटू आई नॉट। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि आप इसको E नॉट कर दोगे तो इक्वेशन बन जाएगा E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। तो इस क्वांटिटी को हमने बोला E नॉट, इसका मतलब E नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा एल। आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। ठीक है, E नॉट अपॉन आई नॉट ये भी रेजिस्टेंस होगा, पर यहाँ रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, रिएक्टेंस बोलेंगे। और इसको हम X से डिनोट कर देते हैं X, लेकिन चूंकि L था इसलिए XL, तो XL इज इक्वल टू ओमेगा एल। ये XL क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो बच्चों XL इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू एल। एल सर्किट में हमने जो रिएक्टेंस है, रेजिस्टेंस नहीं बोलते यहाँ पर, रेजिस्टेंस की है इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसकी वैल्यू निकाली तो XL इज इक्वल टू आ गया ओमेगा इंटू ऑफ एल। चलो ये तो आ गया है, अब इस स्टेप को आगे करके देखें। तो E इज इक्वल टू इसकी जगह पर हो गया E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो जैसे यहां पर मैंने I के लिए इक्वेशन लिया था आई नॉट साइन ओमेगा टी, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो E का इक्वेशन ये आया है। यदि दोनों इक्वेशंस को आप ध्यान दें तो एकदम क्लियर है, बाय 1 and 2
दोनों इक्वेशंस को यदि आप ध्यान दें तो एकदम क्लियर दिख रहा है आपको। वोल्टेज लीडिंग है, वोल्टेज अपनी पीक वैल्यू पहले अटेन करेगा ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, और करंट लैगिंग होगा। कितना लैगिंग होगा? पाई बाय 2। इसका मतलब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना हुआ? पाई बाय 2। तो बच्चों पहली चीज आपने एल सर्किट में इक्वेशंस क्या होंगे वो देखे। दूसरी बात आपको समझ में आई, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर ई जो है वो लीडिंग हुआ, वोल्टेज लीडिंग होगा, करंट जो होगा वो लैगिंग होगा। कितना फेज डिफरेंस होगा? पाई बाय 2। यदि मैं बोलूं आपको हॉरिजॉन्टल, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल वेक्टर हम लोग करंट का बनाते हैं, तो VL या EL ऐसा होगा, फेज एंगल फेज डिफरेंस कितने का होगा? पाई बाय 2 का। इससे क्लियर समझ में आ रहा है कि वोल्टेज क्या है? लीडिंग, और करंट क्या है? लैगिंग। कितना लैगिंग? पाई बाय 2। फिर इक्वेशन क्या होंगे? तो जब आपको पता चल गया है कि फेज है, फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है, वोल्टेज लीडिंग है, तो E का इक्वेशन E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, और करंट का इक्वेशन I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। यदि मैं आपसे पूछूं ग्राफ कैसा होगा, तो आप तुरंत बोलेंगे वोल्टेज अपनी पीक वैल्यू पहले अटेन करेगा और करंट अपनी पीक वैल्यू बाद में, क्योंकि करंट वोल्टेज क्या है? लीडिंग, और करंट क्या है? लैगिंग। तो ये है बच्चों एल सर्किट। एल सर्किट में मैंने प्रूफ करके आपको बताया कि वोल्टेज लीडिंग होता है, करंट लैगिंग होता है। एल सर्किट में वोल्टेज कितना लीडिंग होता है? पाई बाय 2 लीडिंग होता है। इसका रिएक्टेंस कितना होता है? ओमेगा एल होता है। नेक्स्ट बच्चों अपन को डिस्कस करना होगा सी सर्किट। सी सर्किट नेक्स्ट टॉपिक अपन को देखना है सी सर्किट। सी सर्किट। तो when only capacitor connected in AC circuit, then circuit is called C circuit. When only capacitor connected in AC circuit, then circuit is called C circuit. अब C सर्किट के बारे में भी आप स्टडी करना चाहते हैं तो आपके पास में जो एक इक्वेशन है Q is equal to CV, इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे L सर्किट को समझने के लिए हमने phi is equal to Li इक्वेशन का सपोर्ट लिया था, C सर्किट को समझने के लिए हमको जो कैपेसिटर का चार्ज वाला इक्वेशन है Q is equal to CV, इसका सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो यहां पर यदि मैं इसको वोल्टेज को चूंकि यहां पर E से डिनोट कर रहा हूं, तो यदि हम E ले लें तो हमको मालूम है ddT ऑफ Q, ये हो जाएगा ddT ऑफ, या चलिए V चलने दीजिए, C इंटू V, बाद में चेंज कर लेंगे अपन। अब आप सबको पता है dq बाई dt होता है करंट, C कैपेसिटी कांस्टेंट, और ये हो जाएगा dv बाई dt। करंट आपको पता करना है तो वोल्टेज आपको इमेजिन करना पड़ेगा। तो लेट V इज इक्वल टू V नॉट
साइन ओमेगा टी, या इसी को बोल सकते हो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यदि आपने ये ले लिया तो आपको पता है I इज इक्वल टू C इंटू डी डी टी ऑफ V की जगह पर E लिख रहा हूं मैं, तो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। फिर से I इज इक्वल टू C इंटू ई नॉट इंटू डी डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। I इज इक्वल टू ई नॉट इंटू C डी डी टी साइन ओमेगा टी हो जाएगा बच्चों कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, या I इज इक्वल टू ये बाहर आ जाएगा तो ई नॉट इंटू ओमेगा सी इंटू कॉस ओमेगा टी। इसको हम आई नॉट बोल देते हैं, तो जाएगा ई नॉट इंटू ओमेगा सी। इसका मतलब 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आई नॉट। आपको फिर से मैं बोल रहा हूं v इज इक्वल टू आई आर, v अपॉन आई इज इक्वल टू आर, पर यार रेजिस्टेंस नहीं चलेगा। ये न्यूमरेटर में वोल्टेज, नीचे करंट, वोल्टेज अपॉन करंट होता है रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस नहीं, क्या होगा रिएक्टेंस। तो इसको हम बोलेंगे रिएक्टेंस x, चूंकि कैपेसिटर कनेक्ट है तो xc। इसका मतलब xc इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। जैसे हमने XL देखा था ओमेगा इंटू एल, उसको बोला था इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब फिर से यदि मैं इस स्टेप को कंटिन्यू करूं तो अब इसकी जगह पे लिख सकता हूं आई नॉट, तो I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। फिर से I इज इक्वल टू आई नॉट, मुझे कॉस को बदलना है साइन के फॉर्म में और चलना एंटी क्लॉकवाइज है आगे की तरफ, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, मुझे 90 प्लस चाहिए। तो यहां हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस ओमेगा टी, या I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये करंट इक्वेशन आया और ये आपके पास था वोल्टेज इक्वेशन। यदि आप ध्यान दें तो आपको क्लियर दिख रहा, इसको मान लीजिए आप 2 बोल देते हैं, तो बाय 1 एंड 2 दोनों को ध्यान दीजिए, एकदम क्लियर दिख रहा है आपको। यहाँ साइन के साथ ओमेगा टी लिखा है, यहाँ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिखा है। कौन लीडिंग हुआ? करंट। कौन लैगिंग हुआ? वोल्टेज। कितने का फेज डिफरेंस है? पाई बाय 2। करंट क्या हुआ? लीडिंग। वोल्टेज क्या हो गया? लैगिंग। ग्राफ कैसा होगा? करंट अपनी पीक वैल्यू पहले अटेन करेगा, मतलब ये ऐसा ग्राफ होगा। 0 टाइम पर ही करंट अपनी कुछ वैल्यू लिए रहेगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पहले अटेन कर लेगा, और जिस वक्त ये
जीरो टाइम पर करंट की वैल्यू थी, उस वक्त पता है कि ईएमएफ की वैल्यू कम जीरो थी, और फिर उसके बाद ऐसा, मतलब जो अपर ग्राफ है उसकी पीक वैल्यू बाद में होगी, क्योंकि वो लैगिंग है, वोल्टेज लैगिंग है। तो बच्चों यहां पर सब चीजें हो गई, इक्वेशन हो गया, फेज डिफरेंस हो गया, रिएक्टेंस हो गया, एक लास्ट बचा वेक्टर डायग्राम। तो इसमें मैं बार बार समझा रहा हूं, करंट को आपको हमेशा हॉरिजॉन्टल लेना है, और यहां करंट लीडिंग है, मतलब वोल्टेज जो है वो ऐसा होगा, VC या EC जो भी आप बोलो, वोल्टेज लैगिंग है। कितना लैगिंग है? 90। तो यहां पर आपका ये सी सर्किट की थ्योरी यदि मैं कंप्लीट कर रहा हूं, तो एक डिस्कशन कर रहा हूं आपसे। ये देखो करंट आई, और इसमें सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा है आपको? आर सर्किट। तो फेज डिफरेंस क्या बताया था? जीरो। मतलब करंट जब अपनी पीक वैल्यू अटेंड करेगा तो वोल्टेज भी करेगा, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जीरो है, इसलिए वोल्टेज वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में होगा भैया। फिर अभी क्या पढ़ा अपन ने? सी सर्किट। सी सर्किट में कौन लीडिंग है? करंट। सी करंट, सी करंट, करंट लीडिंग, वोल्टेज लैगिंग, मतलब ये होगा VC। एल सर्किट में क्या है? इसका अपोजिट। मतलब यदि ये वेक्टर डायग्राम मैंने बनाया है तो आपको एकदम क्लियर हो रहा है कि आर सर्किट में फेज डिफरेंस जीरो, बाकी सी सर्किट और एल सर्किट दोनों में फेज डिफरेंस π/2, पर सी सर्किट में करंट लीडिंग, वोल्टेज लैगिंग, और एल सर्किट में वोल्टेज लीडिंग, करंट लैगिंग। आप ऐसा चलोगे ना एंटी क्लॉकवाइज, तो एल सर्किट में क्या लीडिंग है, बहुत जरूरी है ये, इसके बेसिस पर आपके आगे की चीजें होने वाली हैं। ये डायग्राम आपको वेक्टर डायग्राम दिमाग में सेट करना है, बहुत सिंपल सा है, भूलने वाला भी नहीं है। मैं बोल रहा हूं आपसे, आर सर्किट में फेज डिफरेंस जीरो, इसलिए करंट और वोल्टेज दोनों सेम डायरेक्शन में। सी सर्किट में कौन लीडिंग? करंट, वोल्टेज लैगिंग, इसलिए VC कैसा जाएगा? डाउनवर्ड। और एल सर्किट में इसका अपोजिट, मतलब वोल्टेज लीडिंग और करंट लैगिंग, फेज डिफरेंस π/2। व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस? XL, XL is equal to omega L. What is capacitive reactance? XC, XC is equal to 1 upon omega C। किया ना ये अपन ने, हालांकि मैं रटवा लूंगा आपसे, रिपीट इतना कर दूंगा कि याद हो जाएगा आपको। तो बच्चों ये हुआ आपका सी सर्किट। अब इसके बाद हम देखेंगे कॉम्बिनेशन, RL सर्किट, RC सर्किट, LC सर्किट, LCR सर्किट, नेक्स्ट वीडियो में।